बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तमाम दोस्तों से माजरत चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद मैं वीलॉग अपलोड कर रहा हूँ। बस कुछ कमिटमेंट्स थी और कुछ ऐसी वजूहात थी, नहीं कर सका। बट अभी एक दो चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से मुझे ये वीलॉग करना पड़ा। सबसे पहली चीज़ इसमें जो मैं चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7E का जो केस है उसकी कॉज लिस्ट जारी कर दी है, जो कि प्रपोज कॉस्ट लिस्ट है और 15 नवंबर को ये एक्सपेक्टेड है। इससे पहले जो चीफ जस्टिस साहब थे वो वीकली बेसिस पे कॉस्ट लिस्ट जारी करते थे। जब से काजी फाइज ईसा साहब आए हैं इन्होंने मंथली बेसिस पे ये इशू की हैं और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इस डेट पे ये हियरिंग होगी और अगर कोई अनफोर्सीन हो गया तो चांसेस ये भी हैं कि ये ड्रॉप हो जाए। दूसरी एक थोड़ा सा इशू बना वो ये कि 2 दिन पहले मेहताब हैदर साहब ने, जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं द न्यूज़ और जंग के, उन्होंने रियल एस्टेट वैल्यूएशन के ऊपर स्टोरीज की जो कि द न्यूज़ में भी प्रिंट हुई और जंग में भी प्रिंट हुई। ये इस साइट पे चल रही हैं आपके, आप देख सकते हैं। तो उसमें को प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का मैकेनिज्म पाइड ने इंट्रोड्यूस करवाया या सजेस्ट किया। पाइड बेसिकली पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के नाम से एक अदारा है और अभी रिसेंटली उन्होंने एक सेमिनार डिबेट्स स्टार्ट की 28 और 29 को। जो उनका चार्टर है या जो उनका प्लान था वो भी ये साइट पे चल रहा है। उन्होंने बहुत अच्छे स्पीकर अरेंज किए, बहुत अच्छे टॉपिक लिए। मुझे सिर्फ पाइड से इतना इख्तलाफ है कि उन्होंने हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर तजावीज़ तो दे दी बट हमारे सेक्टर के लोगों को ना ऑन बोर्ड किया, ना उनको एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया गया, जिसकी वजह से मेरे लिए लर्निंग भी हुई कि मैंने ये पाइड के काफ़ी सेशन अटेंड किए, ये 28 और 29 के, और उनमें पार्टिसिपेट किया और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इकदाम है। और वहीं पे फिर मैंने मेहताब हैदर साहब वहाँ मौजूद थे और एज ए स्पीकर, और बोल्ड टीवी से उमर हयात साहब जो इकोनॉमी और फाइनेंस को कवर करते हैं वो मौजूद थे। तो मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाया और उन दोनों को इंगेज करके तो मैंने उनके साथ एक वीलॉग किया वहीं पे पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर के बाहर, जिसमें जो क्वेश्चंस थे मेरे वो मैंने उन दोनों से पूछे और इस पार्ट के बाद वो प्रोग्राम का हिस्सा चलेगा जिसमें मेहताब हैदर साहब और उमर हयात साहब अपने व्यूज देंगे। मैं इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है इसके ऊपर हम ऑलरेडी बहुत काम कर चुके थे। दिसंबर और आई थिंक जनवरी 2022 में मैंने सबसे पहले तमाम लीडिंग न्यूज़पेपर्स में ऐड दिया कि पाकिस्तान में वन वैल्यूएशन का मैकेनिज्म होना चाहिए। ये ऐड भी आपकी साइट पे चल रहा है और न्यूज़पेपर्स के नाम भी चल रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ ऐसे सेमिनार्स हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी को भी अरेंज करने चाहिए और इंशाअल्लाह ताला पॉलिटिकल इकोनॉमी के फोरम से मैं बहुत जल्द एक ऐसा सेमिनार अरेंज करूंगा जिसमें कि तमाम मकतबा फिक्र के लोग इसमें शामिल होंगे। और जो एक नेगेटिव परसेप्शन है कि एक तो इसमें ब्लैक मनी पार्क होती है, दूसरा कि ये नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है, इस दोनों के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और उस गुफ्तगू से कोशिश करेंगे इस नेगेटिविटी को ख़त्म किया जाए। अब आप मेहताब हैदर और उमर हयात के व्यूज सुनिए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेहताब हैदर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उमर हयात साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के इस वीलॉग की वजह सबसे बड़ी ये है कि कल मेहताब हैदर साहब ने एक ख़बर लगाई जिसने एक रियल एस्टेट सेक्टर में एक थोड़ी सी क्या सराइयाँ शुरू कर दी कि पाइड ने एक तजवीज़ दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के लिए नीलामी का, ऑक्शन का मैकेनिज़्म होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने आज सारा दिन मेहताब साहब के साथ और उमर हयात साहब के साथ गुजारा। दोनों इकॉनमी के बेस्ट रिपोर्टर माने जाते हैं,
बहुत ग्रिप है इनकी। मैं मेहताब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें कि ये जो पाइड ने दिया, और आज मैंने देखा पाइड का बहुत अच्छा अरेंजमेंट से सारे कुछ, बट जो चीज़ मुझे इसमें नज़र आई वो ये कि इन्होंने जो तजवीज़ दी हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, उसका कुछ सेगमेंट भी नहीं रखा और हमारे किसी स्पीकर को भी नहीं बुलवाया गया। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप एक सेक्टर पे डिबेट करें और उस सेक्टर के बंदे को भी ऑन बोर्ड ना करें। तो मैं मेहताब साहब से कहूँगा कि वो कुछ एक्सप्लेन करें कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। जी देखिए, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो इस टाइम रियल स्टेट में प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का निज़ाम है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये निज़ाम बड़ा ख़राब है। आपने देखा कि डीसी रेट है, उसके साथ एक एफबीआर का नोटिफाइड रेट है और उसके साथ एक मार्केट रेट है। मुझे देखिए, कंटोनमेंट रेट भी है। अच्छा, अब ये देखें ना, एक नया रेट निकला है, कंटोनमेंट के अंदर एक अलग रेट है जी। अब मसला ये है कि इसके बारे में एक थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताना चाहता हूँ। इसके अंदर बड़ी डिस्टॉर्शन है। अगर आप ये देखें कि 2016 में जब एफबीआर ने नोटिफाइड रेट्स अपने शुरू किए, तो उसके नतीजे में कुछ रेट्स की वैल्यूएशन करीब करीब होती रही, लेकिन उसके अंदर भी बड़े सारे फ्लॉज हैं। और आपको याद होगा शौकत तरीन साहब के ज़माने में एक एफबीआर ने नोटिफाई कर दिया जिस पे एक चीखो पुकार शुरू होगी। चूँकि वो मसला क्या था, मसला ये था कि आरटीओ ने अपने कमरे में बैठ के वो रेट मुख्तस कर दिए थे और कुछ जगहों में तो फेयर मार्केट वैल्यू से भी वो रेट आगे निकल गया था। बुनियादी मसला ये है कि और अभी एक एफटीओ की एक स्टोरी उससे पहले मैंने की है, बिल्कुल वो फेडरल टैक्स ombudsman ये कह रहा है कि एफबीआर एक बेहतर निज़ाम लाने में नाकाम है। और नाकामी की बुनियादी वजह ये है कि वो अपना होमवर्क प्रॉपर तरीके से नहीं करते। अगर वो अपना होमवर्क प्रॉपर तरीके से करें तो ये फेयर मार्केट वैल्यू के करीब भी नहीं जाके कहीं लगता। तो एक बात बुनियादी है और वो ये है कि आपको इस निज़ाम के अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी। अच्छा, अब जो पाइड ने अपनी रिकमेंडेशन दी है वो ये दी है कि वो कहते हैं कि ये डीसी रेट और एफबीआर का रेट होना ही नहीं चाहिए। एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाएं, उस सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पे जो सेलर और परचेज़र है उन दोनों की डिटेल लिख दें और साथ में ये कर दें कि आप उसकी प्राइस रख दें। अगर प्राइस कम हो तो कोई भी इंडिविजुअल या गवर्नमेंट जाए और 10% इंक्रीज़ के साथ उसको ख़रीद ले। मुझे ये समझ नहीं आती कि कोई निज़ाम की किसी भी तजवीज़ के ऊपर तो इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, प्रॉपर्टी सेक्टर की वैल्यूएशन को ठीक करना पड़ेगा। अब वक्त नहीं है कि हम मुख्तलिफ बातों में जाकर मज़ीद वक्त ज़ाया करें। ये होगा आपके लिए ये है कि कोई ऐसी तजवीज़ ले आएँ जो काबिल अमल भी हो और इसके नतीजे में रेवेन्यूज़ में भी इजाफा हो सके। तो ये ओनली ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जी उमर साहब, आपका पॉइंट। जी देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं मार्केट के, और मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी है, और उस अनसर्टेनिटी में अगर एक सेक्टर फ्लरिश कर रहा है तो उस सेक्टर को नहीं कर रहा भाई, मैं नहीं ये पिछले किया 16 माह से नहीं कर रहा, लेकिन इससे पहले फ्लरिश किया इस सेक्टर ने, बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि जो पीटीआई गवर्नमेंट थी उसने बड़ा एक इस सेक्टर को जो है ना वो क्या कहते हैं रिलैक्सेशन को समझा, नहीं रिलैक्सेशंस बड़ी दी, और ये हुआ कि जो एक ब्लैक मनी तकरीबन लोगों की थी वो उन्होंने इस सेक्टर में इन्वेस्ट की। ठीक है, अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लेकिन इशू ये है कि जो जिस तरह मेहताब साहब ने बात की कि एफबीआर और डीसी रेट, अब जो डीसी रेट है और एफबीआर का रेट है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस था। फिर जो एफबीआर ने पहली वैल्यूएशन की थी जिसकी इन्होंने निशानदेही की, वो वैल्यूएशन भी जो है वो हकीकत पर मबनी नहीं थी, जिसकी आप भी बात करते थे, हम भी बात करते थे। लेकिन फिर भी जब उस चीज़ को आपने उस पर प्रोटेस्ट किया तो उसको रिवाइज किया गया, बिल्कुल यही हुआ। लेकिन अब इशू ये है कि इस सेक्टर से, क्योंकि ये इस सेक्टर में बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व था, इस सेक्टर से गवर्नमेंट एक्सचेकर को इतना फ़ायदा नहीं हुआ जो टैक्स की मद में होना चाहिए था, जिसकी वजह से आप देखें कि हमारी इकॉनमी को लॉस हुआ, क्योंकि जो ब्लैक मनी इसमें गई वो पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब जो एमनेस्टी, क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में थे, आपने एमनेस्टी भी दे दी और सारी चीज़ें कर दी, लेकिन फिर भी आप वो टारगेट हासिल नहीं कर सके कि जो आपने टारगेट हासिल करना था।
तो हमारा आज भी हम देखें कि जो प्रॉपर्टी पे हम टैक्स है वो बढ़ने के बजाय मज़ीद कम हुआ है, बढ़ा नहीं है वो। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। लेकिन हम गुज़िश्ता 75 सालों से हमेशा मैं बात करता हूँ कि हम रिफॉर्म्स में ही लगे हुए हैं। अभी तक हम किसी नतीजे पर अल्टीमेट नहीं पहुँचे कि हम इस मुल्क की इकॉनमी को दुरुस्त कर सकें, इस मुल्क में जो कारोबारी तबका है उसके मामलात को हल कर सकें, या हम कोई ऐसी पॉलिसी ले आएँ कि इस मुल्क की मईशत जो है वो दुरुस्त सिमत की जानिब गामज़न हो। अच्छा, एक चीज़ का अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं बिल्कुल। देखिए, बुनियादी तौर पे इशू ये है कि पैसा कमाना बुरी चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और पैसे को मल्टीप्लाई करना ये बेसिकली किसी भी इकॉनमी का मकसद होना चाहिए। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि जहाँ पे पैसा कमाया जाए लेकिन जो उस प्रोपोर्शनली गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जो है वो ना डाला जाए। अब ये जो मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, मुझे बताएं इसको कैसे मैं जस्टिफाई करार दे सकता हूँ, चाहे मैं खुद कौन सोया हुआ है मेहताब साहब, उसमें गवर्नमेंट सारे सोए हुए हैं ना। देखें, यही तजवीज़ है। बुनियादी चीज़ जो है वो ये करने वाली है कि ये जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ अपने बेचती हैं फाइल्स, ये बुनियादी तौर पे सोसाइटी FBR इनको विदहोल्डिंग एजेंट डिक्लेयर करे अपना। ये जैसे ही कोई बंदा फाइल खरीदे तो उसका 1% या 2%, अगर फर्ज किया 10 लाख रुपए की फाइल है तो उसका 2 से 5% देना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेहताब साहब, सबसे पहले उस सोसाइटी की FBR वैल्यूएशन या DC रेट मुकर्रर होना चाहिए फौरी तौर पे। जब एक सोसाइटी कोई प्रॉपर्टी एरिया लॉन्च करती है, आप उठा के देख लें हमारे पिंडी इस्लामाबाद की सराउंडिंग में जितनी सोसाइटीज हैं उनका किसी का FBR रेट नहीं है, किसी का DC रेट नहीं है। यही तो इश्यू है ना। देखिए, बुनियादी तौर पे जब तक आप ये बुनियादी चीजें किसने हल करनी है, ये FBR ने हल करनी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अब वो वक्त आ गया है कि जब ये हल करनी पड़ेंगी, अब डंडे के जोर पे हल होंगी। अब IMF ने भी कह दिया है कि आप इस सेक्टर को रेगुलराइज करें, इस सेक्टर को जो है वो आप इस पे तवज्जो दें। ये IMF ने भी अब कह दिया। अभी वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसमें 2 सेक्टर्स को उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा है, एक एग्रीकल्चर का कहा है, एक रिटेलर्स का कहा है और एक प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी वालों को इसलिए अपना हाउस इन ऑर्डर करके वो एडवोकेट करें और लॉबी करें उस चीज़ के लिए कि जिसके नतीजे में कारोबार भी चले और नेशनल एक्सचेकर में पैसे भी आए। आपने दोनों मेहमानों के तासुरात सुने। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो सोसाइटीज़ लीगली काम कर रही हैं वो एक हैवी टैक्सेशन पे कर रही हैं। जो रूम अवेलेबल है या रूम दिया गया है, उन सोसाइटीज़ को जो टैक्स नहीं पे कर रही, गवर्नमेंट को, FBR को, फाइनेंस डिवीजन को उनकी तरफ देखना चाहिए। लास्ट 1-1 मिनट का क्वेश्चन आपसे मेहताब साहब, आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या पॉलिसीज़ अपनाई जाएं, या आप दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या पाकिस्तान अपनी सही सिमत की तरफ चल पड़ा है? मैं नहीं समझता जी। बुनियादी तौर पे अभी जिस सेमिनार की आप बात कर रहे थे, मैंने वहाँ भी ये बात की और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, एक इस मुल्क का आइन और कानून है, उस आइन और कानून के तनाज़र में रूल्स ऑफ द गेम तय करने की ज़रूरत है। आप अपने चैनल पे शायद चलाएं या नहीं चलाएं, लेकिन मैं यहाँ ये कह देता हूँ, फ़ौज है, अदलिया है, पॉलिटिशियंस है, जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे सब की डोमेन है। मैं अगर ये कहूँ कि मैं कारोबार अच्छा कर सकता हूँ तो आप हंस पड़ेंगे। आप मुझे ये बताएं कि जर्नलिज्म कैसे होती है तो मैं हंस पड़ूंगा। हमें अपनी अपनी डोमेन के अंदर रहकर इस मुल्क के एक ऐसा निज़ाम, सब कुछ मौजूद है, ब्रिलियंट लोग मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं कोई प्रॉब्लम क्या है, हम कलेक्टिवली चीज़ों को हल करने में नाकाम हो रहे हैं। और ये रूल्स ऑफ द गेम ही हमें तय करके बता सकते हैं कि हमने किस तरह आगे जाना है। लेकिन अभी आप ये कहें कि इस मुल्क की सिम ठीक हो गई है, आई डोंट एग्री। उमर भाई जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो इस वक्त सिचुएशन और हालात चल रहे हैं, तो इसमें अगर से कोशिश की जा रही है कि मईशत को दुरुस्त सिमत में लाया जाए, लेकिन वो कोशिश इसलिए बारावर साबित नहीं हो रही कि हम अब भी हमने जो हालात हैं उनसे कुछ नहीं सीखा। एक मैं अगर मुझे इजाज़त दें तो बुनियादी तौर पे मसला ये है कि हमें अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। हमारी आदतें क्या हैं? आदतें ये हैं कि जब हम रिसोर्सेज ख़त्म होते हैं तो हम IMF, वर्ल्ड बैंक, फिर बायलैटरल्स हैं हमारे, ये गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं, चाइना हो गया, सऊदी अरब हो गया, UAE, कतर, इनसे कोई ना कोई इमदाद लेकर वक्ती अपना काम चलाते हैं। डंग दबाओ पॉलिसी, जुगाड़। बिल्कुल ठीक। अब
उसका ख़त्म हो चुका है मामला, अब वो नहीं है। अपने घर को इन ऑर्डर करना है और पाकिस्तान ने इंशाल्लाह कायम रहना है, लेकिन हमें अपने काम को ठीक करना पड़ेगा। पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी आ गई है। अपना तर्ज़ अमल तब्दील करें और ख़ासकर जो एलीट है इस मुल्क की, बर्दाश्त पैदा करें। हम बात करें तो गायब हो जाएं, बंद करें इस मामले को। अगर कोई ठीक बात कर रहा है तो अपने आप का अपना रास्ता तब्दील करें और बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। उमर भाई, SIFC को आप क्या देखते हैं? देखिए, SIFC जैसा पहले भी एक इनिशिएटिव लिया गया था गुज़िश्ता व्यवस्था हुकूमत में, और हारून शरीफ साहब जब चेयरमैन BOI थे तो उनसे एक मरतबा हमने ब्रीफिंग ली थी। तो उस ब्रीफिंग में उन्होंने यही कहा था कि हम 1 विंडो ला रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन वो ये हुआ कि फिर आपको पता है कि चाइनीज़ इन्वेस्टर्स ने असद उमर को कई मौके पर शिकायत की कि आपके लोग जो है वो हमसे पैसे मांग रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर जाहिर सी बात है कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लानी है, पाकिस्तान के अंदर आपने बेरोज़गारी का ख़ात्मा करना है, जो कि 16% ऑफ ग्रेजुएटेड यूथ जो है वो इस वक्त बेरोज़गार है, तो उनको रोज़गार तो चाहिए। तो अगर आपने उनको रोज़गार के मौके देने हैं तो आपने सरमायाकारी लानी है, और सरमायाकारी आप ऐसे ला सकते हैं कि आपको चाइना मॉडल अपनाना होगा। जिस तरह डिंग शाओपिंग जो है वो 80s में उन्होंने एक मॉडल अपनाया और वो बैरूनी सरमायाकारों को चाइना में लेकर आए, और जिससे आज चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। थैंक यू। SIFC एक आइलैंड क्रिएट करने की कोशिश है हमारी। मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर वो आइलैंड इन्वेस्टर को लाने में कामयाब हो जाए। उमर भाई से माजरत के साथ, चाइनीज़ मॉडल पाकिस्तान में नहीं चल सकता। उसकी वजह ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हम जर्नलिस्ट, हमारे जर्नैल, हमारे जज, हम सारे के सारे यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ देखते हैं। ये हम जितनी बातें शातें ठीक है करते रहेंगे, CPEC चलता रहेगा, छोटा मोटा उसका काम जारी रहेगा, लेकिन हम अलाइंड हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ, हमारी सोचें उसकी तरफ अलाइंड हैं, और हमें इस अलाइनमेंट में 2-3 चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। जो पब्लिक सेक्टर है, पक्की नौकरी का कंसेप्ट ख़त्म करने की ज़रूरत है। लोगों को प्राइवेट सेक्टर की तरफ लाना पड़ेगा। लोग कम्पिटिटिव हों, अपनी जॉब को तलाश करें। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इनको बताने की ज़रूरत है कि हुकूमत के पास अब मौका नहीं है कि ज़्यादा सरकारी नौकरियां दे आपको। अपने कारोबार करें, आप ख़ुद कारोबार करते हैं, बजाय इसके कि आप नौकरी तलाश करने वाले हो, आप नौकरी मुहैया करने वाले हो जाएं। अगर ये सोच डेवलप हो गई तो हम कामयाब हो जाएंगे, अगर ये सोच डेवलप ना हुई तो हम नाकाम हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब।